प्रिय पशुपालकों, मैं हूँ डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। तो आज हम दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल व स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके लिए हम आए हैं, श्री सुरेश कुमार जी मीणा के फार्म हाउस पर आए हैं। तो सबसे पहले हम दुग्ध दोहन के सिद्धांत आपको बता देते हैं। क्योंकि पशु के जो अडर होते हैं, यानी कि आयन में दूध का बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। अतः आयन में दूध एकत्रित करने वाले सभी भागों में दूध भरने के बाद वे क्रिया बहुत धीरे पड़ जाती है। अतः आयन को खाली करना आवश्यक होता है। मादा पशु में प्रसव उपरांत दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। यह एक न्यूरो हार्मोनल प्रक्रिया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी प्रक्रिया है दूध उत्पादन? न्यूरो हार्मोनल प्रक्रिया है। और एक ग्रंथि सिस्टम में 500 से 600 ग्राम दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है। दुधारू पशुओं का दूध निकालना एक प्रकार की कला है। गाय, भैंस आदि के आयन में एकत्रित दूध को थनों के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही दुग्ध दोहन कहते हैं। पशुओं में दुग्ध दोहन की मुख्यतः दो विधियां प्रचलित है। एक तो है मशीन के द्वारा, एक है हाथों के द्वारा। क्योंकि दुधारू पशुओं का दूध निकालना एक प्रकार की कला है, इस कला में अनुभवी व्यक्ति शीघ्र ही पूर्ण दूध निकाल सकता है। अनुभवहीन व्यक्ति जो है पूरा दूध नहीं निकाल सकता है। गाय के आयन में एकत्रित दूध को थनों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही दुग्ध दोहन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, दुग्ध दोहन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, मशीन द्वारा और हाथों द्वारा। सबसे पहले हम मशीन द्वारा दुग्ध दोहन के बारे में बताएंगे। मशीन द्वारा जो है दूध का जो दोहन किया जाता है, ज़्यादातर पश्चिमी देशों में किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी मशीन द्वारा दुग्ध दोहन का प्रचलन बढ़ा है। ये केवल राजकीय फार्म और बड़े बड़े व्यावसायिक डेयरी फार्म तक ही सीमित है। भारत में संकर गायों की बढ़ती संख्या के साथ ही मशीन द्वारा दूध निकालने को प्रोत्साहित हमें करना होगा। जहां मशीन द्वारा दूध निकाला जाता है, वहां विद्युत आपूर्ति निरंतर होना आवश्यक है। आप देख सकते हैं इसमें जो है मशीन में जो इस तरीके से मशीन में ये 4 कप लगा दिए जाते हैं। ये चारों कप में है जो वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम एक तरीके से प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर डाला जाता है, जिससे दूध निकल कर के और मशीन में जो है इकट्ठा हो जाता है। अब हम बताना चाहेंगे मशीन द्वारा दूध निकालने के क्या क्या लाभ हैं। एक तो इससे स्वच्छ दूध उत्पादन मिलता है, हमें श्रमिकों की आवश्यकता हमें कम पड़ती है और पशुओं की संख्या अधिक होने पर दूध शीघ्रता से निकाला जा सकता है। इस विधि में जो है अधिक दूध देने वाले पशुओं में इस विधि द्वारा दूध दोहने में सुविधा होती है। और इस विधि का एक दोष भी है। इस विधि द्वारा मुख्य दोष है कि यदि पूर्ण दूध निकालने के बाद मशीन समय पर बंद न की जाए तो पशुओं के थनों में से खून भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे हाथ द्वारा जो पशुओं में दूध निकाला जाता है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं हाथों द्वारा दूध निकालने की विधि के बारे में। इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे इसमें जो है मतलब इस चुटकी विधि द्वारा, यानी कि इसे इंग्लिश में स्ट्रिपिंग मेथड भी बोलते हैं। ये छोटे तनों वाले पशुओं में प्रचलित है। ये पूर्ण दूध निकालने हेतु उपयुक्त विधि है। इस विधि में जो थन का अंगूठा और प्रथम उंगली के मध्य मजबूती से पकड़ा जाता है। इसके बाद थन को उसी स्थिति में नीचे की ओर खींचते हुए ऊपर से नीचे तक हाथ खिसकाते हुए दूध की धार निकालते हैं। इस प्रक्रिया को शीघ्रता से तब तक दोहराते रहते हैं जब तक थन का संपूर्ण दूध ना निकल जावे। इस विधि का उपयोग छोटे थन वाली गाय एवं भेड़ों
का दूध निकालते समय या अंत में जब थनों में थोड़ा सा दूध शेष रह जाता है उसे निकालने के लिए किया जाता है। इसी के साथ साथ इस विधि का उपयोग जो है बकरियों में भी दूध निकालने के लिए किया जाता है। इस विधि में दोष ये होता है कि इस विधि से जो है पशु को दूध दोहते समय जो है वो कष्ट होता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे जो हाथ द्वारा दूध निकालने का जो दूसरा तरीका है वो है पूर्ण हस्त विधि। इसको इंग्लिश में फीस्टिंग विधि भी कहते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वोत्तम विधि है जो बड़े व मध्यम थनों के लिए उपयुक्त है। पूर्ण हस्त विधि में जो है क्या करते हैं, हथेली और चारों उंगलियों के बीच में थन दबाकर दूध निकाला जाता है। अन्य विधियों की अपेक्षा इस विधि में दूध अधिक तेजी से दुहा जाता है। ये विधि मध्यम व बड़े थने वालों पशुओं के लिए उपयुक्त है। पूर्ण हस्त विधि जो द्वारा निकालते हैं इसके क्या लाभ हैं। एक तो इस विधि से पशुओं में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और इस विधि से दूध निकालने से हमें एक और अच्छा लाभ मिलता है कि पशुओं को जो गांठ थनों में जो गांठ पड़ने का भय भी नहीं रहता है और थनैला रोग होने के अवसर भी जो है अगर हम पूर्ण हस्त विधि से निकालें तो बहुत अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं हाथ द्वारा दूध निकालने का जो तीसरा तरीका है उसको कहते हैं अंगूठा विधि, यानी कि इसको इंग्लिश में नकलिंग विधि भी कहते हैं। ये एक दोषपूर्ण विधि है। इस विधि के प्रयोग से पशु के थनों में गांठ पड़ जाती है व थनैला रोग होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। इस विधि में चारों उंगलियों को थन के चारों ओर लगाकर अंगूठा बीच में दबाकर दूध निकाला जाता है। इस विधि से दूध निकालते समय पशु को कष्ट होता है जिससे पशु पूरा दूध नहीं उतारता है। कई बार अंगूठे के दबाव के कारण थन को भी क्षति पहुंचती है। इस विधि द्वारा लगातार दूध निकालने से थन खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी थन में गांठ भी पड़ जाती है। इस विधि द्वारा पशु को नहीं धोना चाहिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि दूध जहाँ डेयरियों में निकाला जाता है वहाँ पे साफ़ सफाई की क्या विधियाँ होती है, दूध के बर्तनों को कैसे साफ़ रखा जाता है, यानी कि सफाई की विधियों के बारे में बताएंगे, यानी कि स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में बताएंगे। तो सफाई की जो बर्तनों को साफ़ करने की विधियां हैं वो दो विधि है। एक तो सूखी विधि है और दूसरी वैज्ञानिक विधि है। सूखी विधि है ये इसमें जो है सूखी मिट्टी या राख का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः ये विधि ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में की जाती है। और दूसरी विधि होती है वैज्ञानिक विधि। इस विधि में दुग्धशाला के बर्तनों को पहले साधारण पानी से धोते हैं, फिर सोडा या गर्म पानी से धोते हैं ताकि शुरुआत में ठंडे पानी से दूध प्रोटीन जो है फटे नहीं एवं दूध अम्ल नहीं बने। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई के लिए निम्न प्रकार के साल्ट यानी कि लवण काम में लिए जाते हैं। पहले है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में होता है सबसे पहले कास्टिक सोडा। इसका मिश्रण 1-2% प्रतिशत का प्रयोग दूध की बोतलों की सफाई के लिए किया जाता है तथा पॉलिश किए बर्तनों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्षारीय लवण में दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रयोग पॉलिश वाले बर्तनों की सफाई तथा कांच की बोतलों की सफाई के लिए किया जाता है। और तीसरा जो तरीका है, तीसरा साल्ट है ट्राई सोडियम फास्फेट। इसका प्रयोग सभी प्रकार के बर्तनों तथा यंत्रों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है अम्लीय लवण, अम्लीय धावन, यानी कि अम्ल जो है बर्तनों की सतह पर दुग्ध धातु बनने से रोकता है। सफाई के लिए 0.1% वाला अम्लीय लवण काम में लेते हैं। इसमें सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसके साथ एक और है जटिल फास्फेट पदार्थों का प्रयोग, जैसे कठोर या खारे पानी वाली जगह
पे जहाँ पे कठोर और खारे पाने वाली दुग्धशालाएँ होती है वहाँ के बर्तनों के लिए जटिल फास्फेट लवणों का उपयोग सफाई दूध के बर्तनों की सफाई के लिए किया जाता है। अब हम थोड़ा सा दूध के बारे में बताना चाहें, दूध जनित बीमारियाँ कौन सी है, यानी कि जो अनबॉइल्ड यानी कि कच्चा दूध पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है। इसमें एक है तपेदिक, आंत्रज्वर, अतिसार, हैजा और आंत्रशोथ। गाय और भैंस में दूध जो है बाईं ओर बैठकर निकालते हैं। दूध के स्राव को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, और पशुओं को पावसने हेतु जो हार्मोन काम करता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। और यदि दूध की अम्लता 0.2% से अधिक हो जाती है तो दूध फट जाता है। लैक्टोमीटर में है जो दूध की रीडिंग है जो है दूध 0 से 40 तक होती है। और वसा रहित मिल्क को स्किम्ड मिल्क यानी कि सेपरेटा दूध भी कहते हैं। अब हम बताना चाहेंगे दूध में जो 1 ग्राम जो है वसा में से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी मिलती है। इसी प्रकार से दूध में जो लैक्टोज होता है उस लैक्टोज के 1 ग्राम से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, वो हमें 4.3 किलो कैलोरी की एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलती है। इसी तरीके से दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। और दूध में जो है वसा की अवस्था निलंबन अवस्था होती है, और दूध में जो प्रोटीन होता है वो पायस स्टेज में होता है, और जो दूध में खनिज लवण होते हैं वो कोलॉइडल रूप में होते हैं। इसी तरीके से जो लैक्टोज होता है वो घोल के रूप में होता है। अब हम पशुपालकों के थोड़े छोटे छोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते चलेंगे, जैसे कि मशीन द्वारा पहले 1 मिनट में जो है 1 लीटर से लेके 2 लीटर तक दूध निकाला जा सकता है। और इसी तरीके से ये दूध दोहने की अच्छी विधि है, लेकिन अगर समय पर मशीन बंद नहीं की जाए तो थनों से रक्त निकलने की संभावना भी रहती है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये याद होना चाहिए कि मशीन विधि में जो दाब होता है, जो वैक्यूम का जो प्रेशर होता है वो 280 से 360 mmHg होता है। इसी तरीके से अब हम पशुपालकों को बताना चाहेंगे पशुओं में जो दुग्ध श्रवण काल होता है, यानी कि पशु एक ब्यात में कितने दिन तक जो है दूध देता है। सबका अलग अलग होता है, इनमें थोड़ा अंतर भी हो सकता है। वैसे जो कॉमन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो गाय में जो दुग्ध श्रवण काल होता है वो 305 से 365 दिन का होता है। इसी तरीके से भैंसों में जो दुग्ध श्रवण काल है वो 200 से 300 दिन का माना गया है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो मुर्रा भैंस में दुग्ध श्रवण काल की अधिकतम जो अवधि है वो 262 से 295 दिन बताई गई है। इसी तरीके से भेड़ों में जो है दुग्ध श्रवण काल जो है 80 से 100 दिन का होता है। इसी तरीके से बकरियों में दुग्ध श्रवण काल जो है वो 200 से 284 दिन माना गया है। और ऊँटनियों में दुग्ध श्रवण काल 370 से 400 दिन माना गया है। और इसी प्रकार से घोड़ी में जो है दुग्ध श्रवण काल 90 से 100 दिन माना गया है, 180 दिन माना गया है। और सुअर यानी कि पिग में जो दुग्ध श्रवण काल है वो 21 से 26 दिन माना गया है। अब हम जो पशुधन परिसर की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को बताना चाहेंगे दूध के कुछ भौतिक गुण। दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग किस वजह से होता है, केसिन प्रोटीन के कारण होता है, क्योंकि दूध में 80% केसिन प्रोटीन होती है। और गाय के दूध में हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। जो दूध का जो स्वाद होता है सामान्य दूध पीने में हल्का मीठा होता है, इसका कारण लैक्टोज शर्करा होती है। आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो इसे लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.028 से 1.030 तक होता है,
तथा भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.030 से 1.032 तक होता है। पीएच की अगर हम दूध के पीएच की बात करें तो दूध हल्का सा अम्लीय होता है तथा इसकी पीएच का मान 6.4 से 6.7 होता है। दूध के अगर क्वथनांक की बात करें तो दूध का जो क्वथनांक है वो 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर इसके हिमांक यानी कि जमाव बिंदु का बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तो दूध का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक है, वो -0.52 से लेके -0.57 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कौन से पशु में थनों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है। तो गाय और भैंसों में जो थनों की संख्या होती है वो 4 होती है। भेड़ एवं बकरियों में जो थनों की संख्या होती है वो 2 होती है। इसी प्रकार से ऊँट में जो थनों की संख्या होती है वो 4 होती है। और अगर हम कुतिया की बात करें तो कुतिया में थनों की संख्या 10 होती है। और घोड़ी में जो है थनों की संख्या 2 होती है। और अधिकतम थनों की संख्या होती है सूअर में, उसकी संख्या होती है, थनों की संख्या अधिकतम जो सूअर में होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। अब हम जो अभ्यर्थी हैं उनको बताना चाहेंगे ड्राई पीरियड यानी कि पशुओं में शुष्क काल। दुधारू पशुओं में ब्याने से कुछ दिन पहले दूध निकालना बंद कर दिया जाता है, जिससे पशु से है अगले ब्यात में अधिक दूध उत्पादन तथा बीमारी मुक्त दूध उत्पादन किया जा सके। ब्याने से पहले का ये समय ही शुष्क काल होता है। गाय भैंसों में ये अवधि 2 से 3 माह की होती है। और अब हम शुष्क काल के हमें क्या लाभ मिलते हैं, शुष्क काल से हमें क्या लाभ होता है, तो अगले ब्यात में अधिक दूध उत्पादन हमें मिल जाता है। दुग्ध से संबंधित बीमारियां जैसे पशुओं में मिल्क फीवर, जिसे दुग्ध ज्वर भी कहते हैं, थनैला रोगों से हमें जो है बचाव हो जाता है। पशुओं को ये बीमारी होने के अवसर कम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ पशु अगली ब्यात में दूध उत्पादन के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है और पशु जो है तनाव मुक्त रहता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि एसएनएफ यानी कि सॉलिड नेट फेट क्या होता है। सॉलिड नेट फेट को हिंदी में कहते हैं वसा रहित ठोस पदार्थ। और भारत में कुल दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान 52% योगदान है। इसी प्रकार से भारत में कुल दूध उत्पादनों में गाय का योगदान 45% है और अन्य पशुओं का योगदान जो है वो 3% है। दूध में एल्बुमिन की मात्रा 4.7% होती है। दूध में ग्लोबुलिन की मात्रा 0.05 से लेकर 0.11% तक होती है। दूध में खनिज लवण की मात्रा 0.7 से लेकर 0.90% तक होती है। अब हम दुग्ध जो के गुणों का नियंत्रण के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम दूध का जो गुण है वो उसमें आँखों से देखकर, ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, जैसे आँख से देखकर, सूंघ कर दूध का रंग है जो देखकर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं COB यानी कि क्लोट ऑन बाइंडिंग टेस्ट, यानी कि गर्म करने पर फटना, गर्म करने पर फट जाता है दूध में अम्लता, स्वाभाविक अम्लता जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, एल्बुमिन, केसिन, साइट्रेट और फास्फोरस के कारण होती है। और विकसित जो अम्लता होती है वो लैक्टोज के किण्वन के कारण लैक्टिक अम्ल बन जाता है, इस वजह से होती है। दूध का आपेक्षिक घनत्व करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व जो है 0 से 40 के बीच में होता है। ताज़े दूध में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण आपेक्षिक घनत्व नहीं मापते हैं। दूध में पानी या क्रीम निकला हुआ दूध यानी कि सेपरेटा की मिलावट करने पर आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है। दूध में अम्लता का परीक्षण करते हैं तो अम्लता 0.12 से लेके 0.14% तक होती है। pH का मान हम बता चुके हैं 6.4 से लेके 6.9 तक होता है।
अम्लीयता का सूत्र N/9 NaOH क्षार द्वारा किया जाता है और अम्लीयता का सूचक जो रसायन है वो फिनोफ्थलीन है, जिसको 1 ml उपयोग किया जाता है। और NaOH मिलाने पर दूध का रंग गुलाबी हो जाता है। वसा का परीक्षण जब हम करते हैं तो ब्यूटायरोमीटर व गर्बर विधि द्वारा वसा का परीक्षण किया जाता है। रसायन जब हम ब्यूटायरोमीटर में इसके द्वारा दूध में वसा का परीक्षण करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल है जो 10 ml किया जाता है और एमाइल एल्कोहल का 1 ml का उपयोग किया जाता है। तो दूध में जब वसा का परीक्षण हम करते हैं कौन सी विधि द्वारा, गर्बर मशीन द्वारा, तो वसा का जो परीक्षण है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित होता है। SNF के बारे में हमने बता दिया है कि ये दूध के कुल ठोस पदार्थ से वसा निकालने के बाद बचा पदार्थ है और दूध में पानी मिलाने पर SNF कम हो जाता है और अगर दूध में जो है सेपरेटा दूध या थोड़ी वसा निकालने पर SNF जो है बढ़ जाता है। अब हम आपको कोलेस्ट्रम यानी कि जो पशु ब्याने के बाद जो गाढ़ा गाढ़ा सा दूध देता है 2-3 दिन के लिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा और जो है एंटीबॉडीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। इसका कोलेस्ट्रम यानी कि खीस, कीला, इसे अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इसका ये गुण, ये क्या क्या गुण होते हैं, ये हल्का मृदु रेचक होता है, रोग प्रतिरोधक होता है और सर्वाधिक इसमें खनिज लवण युक्त होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 1.04 से लेकर 1.08 तक होता है। इसकी अम्लता 0.2 से लेकर 0.3% तक होती है। इसका हिमांक 0.2 से लेकर 0.3% होता है। इसका पृष्ठ तनाव 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 72 डायंस प्रति सेंटीमीटर होता है। इसकी pH जो है एसिडिक होती है, 5.4 होती है। इसी तरीके से कोलेस्ट्रम में विटामिन A और लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गर्म करने पर ये स्कंदित यानी कि जम जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व दूध निकालने के 1 घंटे बाद ज्ञात करते हैं। गर्बर मशीन द्वारा हम वसा का परीक्षण करते हैं। इसमें 1 मिनट में जो है ये मशीन जो है 1100 चक्कर लगाती है, यानी कि गर्बर मशीन का RPM 1100 होता है। एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व, एमाइल एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व 0.81 होता है और दूध की मात्रा 10.75 ml होती है। अब कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें दूध के पाश्चुरीकरण के बारे में पूछ लिया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है LTHT यानी कि लो टेम्परेचर हाई टाइम, यानी कि निम्न ताप और अधिक समय। इसमें जो है 30 मिनट तक दूध को जो है 30 मिनट तक 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। और दूसरा जो पाश्चुरीकरण का दूसरा विधि है वो है HTST यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि उच्च तापमान और कम समय। यानी कि इसमें दूध को पाश्चुरीकरण करने के लिए 15 सेकंड तक 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म किया जाता है। इसी तरीके से एक फ्लैश विधि होती है। इसमें जो है दूध को 5 से 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अल्ट्रा उच्च तापमान में क्या होता है 148 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से 3 सेकंड के लिए दूध को गर्म किया जाता है। भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट करने के लिए परीक्षण जो किया जाता है उसके लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। और दूध में वर्षा जल मिलावट के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो नाइट्रेट परीक्षण होता है, यानी कि अगर वर्षा का जल कोई दूधिया अगर दूध में मिला दे तो उसकी जांच के लिए हमें नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है। इसी तरीके से दूध में स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। इसी तरीके से दूध में जो बफर वैल्यू का कारण है वो है प्रोटीन कौन सा, खोवा और छेना। दूध का जो पृष्ठ तनाव यानी कि जल तनाव है वो 40 से लेकर 60 डायन प्रति सेंटीमीटर होता है।
इसी प्रकार से दूध का सबसे अधिक परिवर्तनशील जो कारक है वो वसा होती है, और दूध में प्रोटीन का किण्वन करने वाले जीवाणु जो है वो सूडोमोनास फ्लोरोसेंस होते हैं। अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी आइसक्रीम के बारे में बताना चाहेंगे। आइसक्रीम में 11% वसा होती है और प्रोटीन की मात्रा 10.15% होती है। इसी तरीके से छेना है, जो गाय के दूध में से छेना जो प्राप्त किया जाता है वो 14% छेना प्राप्त किया जाता है, और भैंस के दूध से जो छेना प्राप्त होता है वो 20% प्राप्त होता है। 1 किलोग्राम छेने से 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरीके से सबसे अच्छा छेना गाय के दूध से बनता है। और क्रीम की बात करें तो क्रीम जो है इसमें औसत वसा 20 से 40% होती है, और इसका जो क्रीम का पृथक्करण है वो क्रीम सेपरेटर है, और दूध का तापमान जो है 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रीम जो है कई प्रकार की होती है। पतली क्रीम जिसे टेबल क्रीम कहते हैं, इसमें वसा की मात्रा जो है 18 से 25% होती है। मध्यम क्रीम यानी कि व्हीप क्रीम होती है, इसमें वसा की मात्रा 25 से 45% तक होती है। इसी तरीके से गाढ़ी क्रीम में जो है वसा की मात्रा 45 से 60% होती है, और प्लास्टिक क्रीम में वसा की अधिकतम मात्रा होती है 60 से 85%। क्रीम निकालने की विधि के बारे में बताएंगे हम। क्रीम निकालने की जो है 3 विधि है: गुरुत्वाकर्षण विधि, जर्सी क्रीम विधि और अपकेंद्रीय बल विधि। गुरुत्वाकर्षण विधि ये सबसे सरल विधि है, लेकिन ये कम उपयोगी है। जर्सी क्रीम विधि है, इसमें जो है दो बर्तन जो है 2 दीवार वाला प्रयोग करते हैं। दोनों दीवारों के बीच में जो है गर्म पानी भरा होता है, जिसका तापमान 88 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरीके से अपकेंद्रीय बल विधि द्वारा जब हम क्रीम निकालते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक विधि है। इसमें प्रमुख यंत्र जो है सेपरेटर होता है, क्रीम सेपरेटर होता है। पतली एवं गाढ़ी क्रीम निकालने में ये सहायक होता है। इसमें एक बाउल होता है। सेपरेटर मशीन का मुख्य जो पार्ट और हृदय होता है वो बाउल होता है। इसी तरीके से जो क्रीम निकालने की मशीन में जो स्क्रू होता है वह पतली एवं गाढ़ी क्रीम प्राप्त करने में सहायक होता है। खोआ के बारे में बताते चले। खोआ सबसे अच्छा खोआ भैंस के दूध का होता है। अब हम थोड़ी सी जानकारी पशुपालकों को जो है दही के बारे में देंगे। दही जमाने के लिए उपयुक्त तापमान जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दही बनाने वाला जो जीवाणु है उसका नाम लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस है। दही में जो हमें सुगंध आती है वो डाई एसिटिल एसिड के कारण आती है। दही में प्रोटीन की मात्रा 3.5% होती है। दही में अम्लता जो है 0.75 से लेकर 0.95% होती है। दही में जो खनिज लवण है वो कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। इसी प्रकार में से दही में जो लैक्टिक अम्ल की मात्रा 0.6 से लेकर 1.1% तक होती है। दही में लैक्टोज की मात्रा जो है 4.5 से लेकर 5.5% तक होती है। दही पेट में पाचन संबंधी विकारों को दूर करता है। दही में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 13 से लेकर 16% होती है, और पानी की मात्रा 30% होती है। और दही में जो है वसा की मात्रा 4 से लेकर 4.5% होती है अगर वो गाय का दूध है। और अगर भैंस का दूध है तो भैंस के दूध से जो दही बनाएंगे उसमें वसा की मात्रा 6 से लेकर 7.5% तक होती है। मक्खन क्या होता है? वसा युक्त उत्पाद होता है जिसमें 80% से जो है अधिक जो है और 20% से कम नमी होती है। और मक्खन जो है मक्खन के हल्के पीले रंग का होता है। इसका भंडारण -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। अब हम थोड़ी सी जानकारी पशुपालकों को जो है घी के बारे में बताना चाहेंगे। घी में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। वसा 99.5% होती है। स्वतंत्र वसीय अम्ल 2.8% होते हैं, और घी में जो है नमी की मात्रा 0.5% होती है।
घी का तापमान जिस पर घी तरल एवं अर्ध तरल अवस्था में रहता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। घी में पाए जाने वाले वसीय अम्ल ट्राइग्लिसराइड होते हैं। भारत में 28 से 30% दूध से घी बना लिया जाता है। घी में उपस्थित पोषक तत्व जो दिमाग को मजबूत बनाता है वो फास्फोलिपिड होते हैं। क्रीम से घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान जो है 110 से लेके 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और मक्खन तथा क्रीम के लिए निर्जमीकृत तापमान 110 डिग्री सेंटीग्रेड मक्खन के लिए और 140 डिग्री सेंटीग्रेड क्रीम के लिए होता है। घी का पोलेंस की मान 1 से 2 होता है। घी का रिसर्च मॉइस्चर मान गाय के लिए 28 से 30 और भैंस के लिए 31 से 40 होता है। क्रिस्टमान मान का मान जो है 20 से 25 होता है घी के लिए। और घी का साबुनीकरण जो सेपोनी मान होता है वो 229 होता है। घी में जो सुगंध आती है वो एक्रोलीन के कारण आती है और घी में जो दुर्गंध आती है वो डाई एसिटिलीन के कारण होती है। और घी का आपेक्षिक घनत्व 0.93 होता है। ये हमने छोटी छोटी जानकारियाँ पशुधन परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए दी है। आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने जो है पशुधन परिचर से संबंधित कई तरीके की जानकारियाँ हमारे YouTube चैनल एनिमल वेट केयर पर दी है। तो आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए।